everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today we are continuing with our series that we started yesterday, Sociocrux series, जहाँ पर हम लोग sociology के important questions solve करेंगे. Now, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि दीज क्वेश्चंस विल बी एक्सक्लूसिवली मेड बाय मी, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैं खुद बनाऊँ एंड कुछ क्वेश्चंस मैं वो यूज़ करूँ जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं. बिकॉज मैंने देखा है कई एग्ज़ाम्स में ये पैटर्न होता है, स्पेशली एनटीए के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पैटर्न होता है कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं. ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे गए हैं किसी सेट एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, तो उनको हम लोग देखें. राइट, तो अब से मैं क्या करूँगी कि जैसे 15 क्वेश्चंस मैं खुद बनाऊँगी एंड 15 क्वेश्चंस मैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं उनको यूज़ करूँगी. ठीक है, सो टुडे इज़ आवर क्लास 2. आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी कंसिस्टेंट इन दिस सीरीज़. जिन लोगों ने कल क्लास की थी वो लोग ऐसे ही अभी रोज़ 6 PM ये क्लास होगी, तो आप लोगों को रोज़ ये क्लास करनी है. ओके, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स की क्लास है. तो मेरे साथ बैठ के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं एंड लास्ट में मुझे कमेंट में बताना है कि 25 में से तुम्हारे कितने मार्क्स आए. ओके, now those of you who don't know me, my name is Bharvi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना क्योंकि PDF वगैरह जो है वो यहीं पे मिलेगा, और कोई भी डाउट होता है तो उसका डिस्कशन भी इसी चैनल के डिस्कशन ग्रुप में करना है. ओके, एंड एज़ यू ऑल नो कि फाउंडेशन बैच अभी भी चल रहा है, 2 मंथ्स का टाइम है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है कर लेना. प्राइस चेंज हो चुका है, 3500 इज़ द प्राइस नाउ. और अगर तुम लोग स्क्रीन पे पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो ही बैच ज्वाइन करना. सारे टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ सब कुछ इस बैच में इंक्लूडेड है. ठीक है, इसके अलावा अगर बैच ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करना है, तो ये वाली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो. इसका भी प्राइस चेंज हो चुका है अभी, आई थिंक 1200 समथिंग है, तो देख लेना ऐप में जाकर क्या है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ईच न्यू जनरेशन इज रेयर्ड बाय इट्स प्रीडिसर, द लेटर मस्ट देयरफॉर इम्प्रूव इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स सक्सेसर, द मूवमेंट इज सर्कुलर. किसने ये बोला था और किस बारे में यहाँ पर बात हो रही है? एमाइल दरखाइम, ऑगस्ट कोंट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर. यू ऑल हैव टू टेल मी इन दी चैट कि इसका आंसर क्या होगा. द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड. यहाँ पर बात हो रही है एजुकेशन की. एमाइल दरखाइम ने एजुकेशन को एक सोशल फैक्ट बताया था. ठीक है, एजुकेशन एज सोशल फैक्ट. प्लीज़ रिमेंबर, ये कहते हैं कि जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती है, पुरानी जनरेशन जो है वो उसको एजुकेशन के थ्रू हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, वो सिखाती है. ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो सोसाइटी है वो एक सर्कुलर वे में चलता रहता है कंटिन्यूसली, क्योंकि जब मैं ओल्ड होंगी तो मैं अपने बच्चों को वो सिखाऊंगी, और फिर जब वो ओल्ड होंगे तो वो अपने बच्चों को वो सिखाएंगे. तो दिस इज़ अ सर्कल दैट गोज़ ऑन. राइट, सोसाइटी अपने सारे वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीव, कलेक्टिव कॉन्साइंस, ये ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है. ओके, नाउ यू गाइस ऑलरेडी नो एमाइल दरखाइम एक वर्ड यूज़ करते हैं, सुई जनरिस. इसका मतलब है कि जो सोसाइटी है वो पहले से ही थी यहाँ पे. ठीक है, हम लोग आएंगे जाएंगे बट सोसाइटी जो है वो वैसी ही रहेगी. ठीक है, तो सोसाइटी एग्जिस्ट प्रायर टू इंडिविजुअल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मार्क्सिस व्यू ऑफ रिलीजन? कार्ल मार्क्स, एमाइल दरखाइम एंड मैक्स वेबर. ये 3 थिंकर्स हैं जो आप लोगों को अच्छे से करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है. एंड साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ऑगस्ट कोंट हैं, जितने भी क्लासिकल सोशोलॉजी से रिलेटेड थिंकर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन. मार्क्स का जो व्यू है रिलीजन का, उसके बेसिस पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. पहला है कि रिलीजन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल रिलेशंस. दूसरा है रिलीजन फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस. तीसरा है रिलीजन कैन सर्व एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है? ऑप्शंस देखो, 1 2 1 3 2 3 1 2 3. तो सब लोग मुझे चैट में इसका आंसर दो. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हेयर इज़ बी. जिन्होंने बी आंसर दिया वेरी गुड. देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रिलीजन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल रिलेशंस, तो ये बिल्कुल सही है. कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि कैसे रिलीजन जो है वो मटेरियल और सोशल कंडीशंस की वजह से आया, जो कि एक्चुअली क्लास स्ट्रक्चर ने शेप किया हुआ है. राइट, सेकंड कह रहा है कि रिलीजन फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस, तो ये गलत हो जाएगा. हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं कि कैसे जो रिलीजन है
वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, और एक्चुअली वो सब कौन कंडीशन कर रहा है, वो सब इकोनॉमिक फोर्सेस या यू कैन से इकोनॉमिक बेस कंडीशन कर रहा है, राइट। सो ये वाला गलत हो जाएगा। रिलीजन कैन सर्व एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, तो ये बिल्कुल सही है। इसके ऊपर एक बहुत फेमस कोट भी है जहाँ पर ये कहते हैं दैट रिलीजन इज़ अ ओपियम ऑफ द पीपल और ओपियम ऑफ द मासेस, राइट। इन्होंने रिलीजन को बोला था ओपियम ऑफ द मासेस, राइट। सो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ओके अभी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आने लगे हैं गाइस, सो डोंट टेक इट लाइटली, स्पेशली सीयूईटी पीजी में तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एमाइल दरखाइम स्टडीड विच ट्राइब टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। कौन सी ट्राइब को एमाइल दरखाइम ने स्टडी किया था टू स्टडी ओरिजिन ऑफ रिलीजन? न्यूअर ट्राइब, ट्रोब्रियन आइलैंडर्स, अरुंता या फिर टोडास? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ अरुंता ट्राइब, जो कि बिलोंग करती है ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिन्स को। ये भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ओके ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिन्स। ओके इसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर दैट ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के बारे में कौन बात करता है, तो बात करते हैं मेलिनोस्की। ये भी एग्जाम में आता है। और कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना, हो सकता है डायरेक्टली ना पूछें बट इनडायरेक्टली कीवर्ड बेस पूछ लें, राइट। और न्यूअर ट्राइब के बारे में बात करी है इवांस प्रिचार्ड ने। प्लीज़ रिमेंबर। ओके ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। ओके नाउ question number 4, the dead govern the living, who said this statement? Now this statement is very important क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता था। when I was going through some notes तो वहाँ पर मुझे ये मिला। ये किसका सेंटेंस हो सकता है, सोचो कि द डेड गवर्न द लिविंग। डेड जो है वो गवर्न करता है लिविंग को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा जितना भी नॉलेज है वो सारा पास्ट जनरेशन से आ रहा है, जो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, राइट। उन्हीं की नॉलेज है जो हमें आज गवर्न कर रही है। सो ये किसका स्टेटमेंट होगा? एमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कुंत? थोड़ा सा दिमाग लगाना कि प्रेजेंट की भी बात हो रही है और पास्ट की भी बात हो रही है, तो क्या हो सकता है? बेसिकली एवोल्यूशनिज्म से रिलेटेड ये कोट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया, वेरी गुड, इट इज़ ऑगस्ट कुंत। ऑगस्ट कुंत का ऐसा कहना था कि जितना भी नॉलेज है वो सारा, आज का जो नॉलेज है वो पास्ट जनरेशन से आया हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी जो है वो हर बार एक नई जनरेशन से नहीं बनती है, वो पहले से ही बनी हुई है, ठीक है। आइडियाज़, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ पुरानी जनरेशन ने डेवलप किया था। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। अगर नहीं पता था तो प्लीज़ इसे ऑगस्ट कुंत के नोट्स के साथ ऐड कर लो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ मीनिंग्स हैं एंड यू हैव टू मैच देम। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम। कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर, सरप्लस वैल्यू, यूज़ वैल्यू एंड क्लास कॉन्शियसनेस। तो इसको मैच करो एंड चैट में सब लोग मुझे आंसर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे कीवर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। So what will be the correct answer? Those of you who have given A answer, very good. देखो, कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? जब हम लोग कैपिटलिज्म में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, ये सारे टॉपिक्स पहले तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो जब हम लोग कैपिटलिज्म का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लेबर जो होता है वो बॉट एंड सोल्ड किया जाता है लाइक अ कमोडिटी, यानी कि किसी सामान की तरह आप उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, राइट। वर्कर्स डू नॉट सेल प्रोडक्ट्स, वो एक्चुअली अपनी लेबर पावर को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो लेबर जो है वो समझ लो एक तरह का गुड बन जाता है जिसका मार्केट में कुछ प्राइस होगा। ओके सो कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर क्या है? इट इज़ अ लेबर ट्रीटेड एज अ मार्केट गुड। ओके प्लीज़ रिमेंबर। अच्छा, सरप्लस वैल्यू क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सरप्लस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक्चुअली में एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कैपिटलिस्ट को पे करना चाहिए वर्कर को, बट वो उसको पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो बचता है वो हो जाता है प्रॉफिट फॉर कैपिटलिस्ट, उसी को हम लोग कहते हैं सरप्लस वैल्यू। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो कि बहुत ईजिली आपको हमेशा याद रहेगा। देखो, मान लो वर्कर ने 10 घंटे काम किया, ठीक है। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है, ये बी है, ठीक है। इन्होंने 10 आवर्स वर्क किया। ओके नाउ 10 आवर्स वर्क किया, बट
मुझे पैसे कितने घंटे के मिले, मुझे पैसे मिले 6 आवर्स के, ठीक है। आई एम पेड ओनली फॉर 6 आवर्स। तो ये जो बचे हुए 4 आवर्स है ना, ये क्या है, इसका जो पैसा होगा या जो भी इनकम होगी वो कैपिटलिस्ट के लिए क्या हो जाएगी, सरप्लस वैल्यू, विच इज़ नथिंग बट एक्चुअली प्रॉफिट फॉर हिम, राइट। सो ये मुझे इनको पे करना चाहिए बट ये नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, सरप्लस वैल्यू। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। अच्छा, यूज़ वैल्यू क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की का कुछ ना कुछ यूज़ वैल्यू होता है। जैसे मेरे पास जो पेन है उससे मैं लिख रही हूँ, तो उसकी यूज़ वैल्यू क्या है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए उसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ यूज़ वैल्यू। ऐसे ही कमोडिटी की एक एक्सचेंज वैल्यू भी होती है, यानी उसको हम लोग किस प्राइस पे ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, राइट। सो एक्सचेंज वैल्यू भी होती है, प्लीज़ रिमेंबर। क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है, क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब है पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ वर्कर, यानी जब वर्कर्स को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके बाद जो उनके अंदर अवेयरनेस आती है तो वो स्ट्रगल करते हैं, दैट इज़ क्लास कॉन्शियसनेस। ओके, सो ये सारे ही जो कीवर्ड्स हैं गाइज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई थ्योरी पढ़ा करो ना, तो उसमें अगर कोई भी न्यू वर्ड तुम्हें समझ में आ रहा है, तुरंत उसको गूगल करो, मुझसे पूछो, बट ट्राई टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ठीक है। टॉपिक में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके मीनिंग, डेफिनेशंस, आपको ये सब पता होना चाहिए। और आज के टाइम पे इतना ज़्यादा एआई वगैरह आ गया है, तुम लोग आराम से ये सब चीज़ें समझ सकते हो, बट प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन एआई 100%। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन, जैसे ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अभी इसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने ये देखा है कि ये जितने भी एआई हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब कुछ ना कुछ गलत आंसर देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ सारे ही स्टूडेंट्स को कि 100% रिलाई मत करो, ठीक है। पहले टॉपिक को पढ़ो ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग रहे। विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर चैट जीपीटी के भरोसे जाओगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो ऐसा नहीं करना है। कभी भी कोई थ्योरी पढ़ो, कोई टॉपिक पढ़ो, उसमें कोई कीवर्ड है नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं मटेरियल मिल रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। इसीलिए मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम देती हूँ, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क मी। ओके, आई एम देयर टू सॉल्व योर डाउट्स ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ईगोइस्टिक सुसाइड अकर्स व्हेन सोशल इंटीग्रेशन इज लो। कह रहा है कि ईगोइस्टिक सुसाइड कब होता है, जब सोसाइटी में सोशल इंटीग्रेशन कम होता है, लो होता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड तब होता है जब सोशल रेगुलेशन लो होता है। What will be the correct answer? The correct answer is, सब लोग मुझे चैट में आंसर दो, the correct answer is C। जिन्होंने C आंसर दिया, वेरी गुड। क्यों, स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट 2 गलत है। सोशल रेगुलेशन लो होने की वजह से नहीं होता है, ये होता है हाई इंटीग्रेशन की वजह से, प्लीज़ रिमेंबर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हाई इंटीग्रेशन। मैंने ऑलरेडी सुसाइड का टॉपिक पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है प्लीज़ पढ़ो। दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे आप नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की या सीयूईटी पीजी, सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसको यूट्यूब पे पढ़ाया है, सो दैट एवरी वन कैन गेट हेल्प फ्रॉम देयर। ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, दिस डायग्राम इज़ वेरी गुड। काफ़ी बार मैंने ये डायग्राम यूज़ किया है अपने क्लासेस में, क्योंकि ये इतना ईजी है, एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाता है। देखो, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कब होता है, जब सोसाइटी में इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, टू मच इंटीग्रेशन, ठीक है। ईगोइस्टिक इसका जस्ट अपोजिट होगा, नॉट इनफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दो होते हैं इंटीग्रेशन के बेसिस पे, अल्ट्रुइस्टिक, ईगोइस्टिक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दो होते हैं रेगुलेशन के बेसिस पे, अनोमिक और फेटलिस्टिक। अनोमिक कब होता है, जब इनफ रेगुलेशन नहीं है, और फेटलिस्टिक कब होता है, जब टू मच रेगुलेशन है। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर दिस डायग्राम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, question number 7. Kant's transcendental philosophy is mainly concerned with what? The metaphysics of God, the conditions that make knowledge possible, the sociology of religion, historical materialism. Now, this question is not CUET PG level. This question is GATE level, or you can say NET level. क्योंकि इस तरह के हार्ड क्वेश्चंस जो है, फिलोसफिकल क्वेश्चन, वो CUET PG में नहीं आते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, इमैनुअल कांत जो है, उनकी एक फ़िलॉसफ़ी है ट्रांसीडेंटल फ़िलॉसफ़ी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ट्रांसीडेंटल फ़िलॉसफ़ी है, दिस इज़ नॉट रिलीजियस, क्योंकि नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट रिलीजियस, और यू कैन से मिस्टिकल, ठीक है। मैजिक, रिलीजन, इन सब से रिलेटेड ये नहीं है। ओके, प्लीज़ रिमेंबर फर्स्ट थिंग। नाउ, इसको हम लोग ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म भी कहते हैं। 18th सेंचुरी में ये आई थी फिलॉसफी।
ओके, प्लीज़ रिमेंबर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, वेबर जो है, मैक्स वेबर, वो कांत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी है या यू कैन से ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है ना, इसके बारे में इन्होंने अपनी बुक में बात की है। बुक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं बता देती हूँ, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। ओके, दिस इज़ द बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, 1781 में ओरिजिनली पब्लिश हुई थी। ओके, ईयर वगैरह तुम लोग मैच कर लेना, बट बुक इज़ इंपॉर्टेंट। इस बुक में एक्चुअली ये बात करते हैं, इनका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ नॉलेज इज़ पॉसिबल। सोसाइटी में नॉलेज कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लोर किया है, ठीक है। इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं जिसकी वजह से नॉलेज पॉसिबल होती है, ठीक है। अब देखो, मैंने कीवर्ड ही यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पर नॉलेज है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, और मैंने कहा ये मिस्टिकल नहीं है, रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, तो ये दो तो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर गाइस कि इन्होंने जो नॉलेज की कुछ कंडीशंस बताई थी वो एक्चुअली इसी फिलॉसफी में दी थी। सो यू डोंट हैव टू गो इन सो मच ऑफ डेप्थ, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो, क्योंकि कुछ नोट्स वगैरह मुझे चाहिए होंगे इसको समझाने के लिए। अभी अगर मैं समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। बस इतना समझो कि इमैनुअल कांत की ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी में वो बात करते हैं कि हाउ नॉलेज इज़ पॉसिबल, नॉलेज कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। एंड ही टॉक्स अबाउट दिस की ह्यूमन नॉलेज जो है वो रियल है बट लिमिटेड है, ठीक है। और क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में इन्होंने बात की है, वेबर इसके बारे में इससे इंस्पायर्ड थे, प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इनसे रिलेटेड नहीं है, वो है मार्क्स से रिलेटेड, राइट। सो मैं आपको डिटेल में ये थ्योरी पढ़ाऊंगी, स्पेशली फॉर गेट एंड नेट एस्पिरेंट्स, क्योंकि उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो मुझे क्वेश्चंस बनाते समय मिलते रहते हैं, तो मैं उसको भी कवर करूँगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, डेटा can be both quantitative and qualitative. Data is only useful for describing problems, not for solving them. Data summarizes a set of facts. What will be the correct answer? अच्छे से सेंटेंसेस को पढ़ो एंड देन आंसर। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो सही होगा? द करेक्ट आंसर, दोज ऑफ यू हु आर गिविंग ए आंसर, वेरी गुड। देखो, डेटा जो है हमारा, जो डेटा क्या होता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं, राइट। जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो कुछ डेटा हमें चाहिए होता है, तो डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, राइट। डेटा इज़ ओनली यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स, नॉट फॉर सॉल्विंग देम। क्या हम लोग डेटा सिर्फ कलेक्ट करते हैं, हम उससे कुछ भी सॉल्व नहीं करते? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डेटा को हम लोग कलेक्ट ही इसीलिए करते हैं क्योंकि वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन वी हैव टू एनालाइज, राइट, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, मेकिंग डिसीजंस। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज डेटा समराइज अ सेट ऑफ फैक्ट्स। तो ये बिल्कुल सही है, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग समराइज करते हैं एंड वी मेक डेटा आउट ऑफ फैक्ट्स, राइट। सो यहाँ पर 1 and 3 विल बी करेक्ट। सो आई होप सबने सही आंसर दिया होगा। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, a workplace policy addresses discrimination only in terms of gender but ignores how race and gender together affect black women employees. According to Crenshaw, this is an example of what? Structural functionalism, single axis thinking, cultural relativism या फिर positivism? Very important question. वर्कप्लेस पॉलिसी जो है वो एड्रेस करती है डिस्क्रिमिनेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ जेंडर, ठीक है, सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, और रेस और जेंडर टुगेदर को ये इग्नोर कर देते हैं। तो इसको क्रेंशॉ ने क्या बोला था? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बोला था, सिंगल एक्सेस थिंकिंग बोला था, कल्चरल रिलेटिविज्म या पॉजिटिविज्म? द करेक्ट आंसर हेयर इज बी गाइस, सिंगल एक्सेस थिंकिंग। सिंगल एक्सेस थिंकिंग मतलब कि एक ही फैक्टर पे फोकस किया जा रहा है, बाकी के फैक्टर्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह का रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, राइट, कि दूसरी तरफ हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, एक ही तरफ फोकस कर रहे हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता ही है, ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी इज़ बाय क्रेंशॉ, उसी में ये टर्म यूज़ हुआ है। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, इसी थ्योरी में ये बात करती हैं सिंगल एक्सिस थिंकिंग की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड देन टेल मी द आंसर इन द चैट।
द फील्ड व्यू रिलाइज ऑन सेक्रेड टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। स्टेटमेंट 2 है कि द बुक व्यू रिलाइज ऑन एथनोग्राफिक मैथड्स एंड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एंड यू हैव टू गिव मी द थिंकर ऑल्सो। इनसे एसोसिएटेड एक एक थिंकर आपको मुझे बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। दोनों में मैंने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है। देखो, सेक्रेड टेक्स्ट जो होते हैं उन पे फोकस करता है बुक व्यू, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं घूरे वगैरह, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, सो बुक व्यू हो जाएगा। और एथनोग्राफिक मेथड, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, इस पे फोकस कौन करता है? फील्ड व्यू, ओके। और श्रीनिवास को हम लोग इससे एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। सो जिन्होंने सही आंसर दिया था, वेरी वेरी गुड। द करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फंक्शनलिज्म ओरिजिनेटेड ओनली इन सोशियोलॉजी, मेलिनोस्की एंड रैटक्लिफ ब्राउन contributed to functionalist thinking, Durkheim work laid the foundation for functionalism in sociology. What will be the correct answer? The correct answer is A. देखो, फंक्शनलिज्म क्या सिर्फ सोशोलॉजी में ओरिजिनेट हुआ था? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो एंथ्रो में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी हम लोग फंक्शनलिज्म को पढ़ते हैं। और ये जो थिंकर्स हैं लाइक मेलिनोस्की, रैटक्लिफ ब्राउन, ये सब एंथ्रोपोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी इन पे फोकस करते हैं। सो फंक्शनलिज्म सिर्फ सोशोलॉजी में ही नहीं आता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। Now, question number 12. A sociologist writes newspaper columns explaining poverty and inequality to the general public. This represents what? Professional sociology, policy sociology, public sociology या फिर critical sociology? Easy question है. What will be the correct answer? The correct answer is C. जिन्होंने C आंसर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जनरल पब्लिक, राइट, कीवर्ड दिया है। अच्छा, पब्लिक सोशोलॉजी के साथ जो थिंकर एसोसिएटेड है, जो आपको याद रखना है, वो है माइकल बुर्वोय, ओके। थिंकर्स पे भी फोकस करना, इन केस ऑप्शन में आ जाता है तो तुम लोग को पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद पब्लिक सोशोलॉजी, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग थिंकर्स के नाम दे देंगे, राइट। सो इस तरीके से होलिस्टिकली चीज़ों को समझना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड दरखाइम कंपेयर्ड सोसाइटी टू अ ह्यूमन बॉडी? क्यों दरखाइम ने सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया था? जस्ट लाइक ऑर्गेनिक एनालॉजी ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। To show that individuals are unimportant, to explain that social institutions perform necessary functions for survival, to reject social change, या फिर to emphasize biological determinism. What will be the correct answer? The correct answer is B. Okay, easy question है। ऑफ कोर्स उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वर्क करते हैं या नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उस पर फोकस किया था, राइट। ही वाज एक्सप्लोरिंग कि कैसे सोसाइटी एक सिस्टम की तरह वर्क कर रही है, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, राइट। उनका कुछ ना कुछ, हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ऐसे ही इन इंस्टीट्यूशंस का भी कुछ अलग अलग फंक्शन होता है। फैमिली के कुछ फंक्शंस होंगे, एजुकेशन के कुछ फंक्शंस होंगे, राइट ना। ऑर्गन्स जो हैं वो साथ में जब काम करते हैं तभी तो हमारी बॉडी अलाइव होती है, हमारी बॉडी स्टेबल होती है। ऐसे ही सोसाइटी में जब फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन सही से काम करेंगे तभी हमारी जो सोसाइटी है वो स्टेबल होगी। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है, कैसे इन्होंने सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया था, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर। रीड करो स्टेटमेंट को। अ रिसर्च रिपोर्ट शुड बी कंप्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव, या फिर अ रिसर्च रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ओनली द रिसर्चर्स पर्सनल ओपिनियंस। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, इतना तो तुम लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट, कि कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सब लोग मुझे चैट में आई होप आंसर दे रहे होंगे। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। देखो,
रिसर्च रिपोर्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बट रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर्स के पर्सनल ओपिनियन नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ, एक तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकता है बट वो कंक्लूजन के सेक्शन में होता है, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्ट जो है हमेशा एविडेंस, डेटा, एनालिसिस के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि रिसर्चर के किसी पर्सनल ओपिनियन पे। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। सेकेंड ऑप्शन जो है स्टेटमेंट है वो गलत है। Question number 15. Article 23 of Indian Constitution deals with the prohibition of what? Child labor, human trafficking and forced labor, untouchability, bonded slavery only. What will be the correct answer? आर्टिकल 23 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस बारे में बात करता है? द करेक्ट आंसर इज बी गाइस, प्लीज रिमेंबर, इट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ओके, इसके अलावा अनटचेबिलिटी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अनटचेबिलिटी का आर्टिकल क्या है, ठीक है। सो अनटचेबिलिटी का आर्टिकल बताना मुझे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन टू स्टेटमेंट्स आर देयर। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज समटाइम्स यूज रिलीजन टू गेन इलेक्टोरल सपोर्ट, सच पार्टीज स्ट्रैटेजीज कैन इंक्रीज कम्युनल हेट्रेड। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो रिलीजन को यूज़ करती हैं ताकि उनको इलेक्शन में कुछ हेल्प मिल सके, इलेक्टोरल सपोर्ट उनको मिल सके। अच्छा, इससे क्या होता है कि इससे कम्युनल हेट्रेड बढ़ता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज ए। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे कितना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और कास्ट वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। स्पेशली रिलीजन बेस्ड हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, कम्युनलिज्म मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, यूट्यूब पे ही मैराथन है, तो वो ज़रूर देखना अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, यू हैव टू रीड एंड टेल मी व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गायब हो गया है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 1 2 3। ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ट्रेडिशनल अथॉरिटी रेस्ट ऑन Traditional authority rests on sanctity of age-old customs. Charismatic authority is based on the heroism and exceptional qualities of a leader. Legal authority depends on immemorial traditions. ये क्वेश्चन जो है वो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी से आया है, मैक्स वेबर का जो टॉपिक है। अच्छा, ये टॉपिक मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो मैं एक काम करूँगी कि मैं थिंकर को रिविजन की तरह यूट्यूब पे कवर कराऊंगी, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, स्पेशली फॉर CUET PG, वो हम लोग जल्द से जल्द करेंगे एंड बहुत ईजी लैंग्वेज में हम लोग सब कुछ समझेंगे। ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हेयर इज ए। 1 and 2 स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीगल अथॉरिटी में हम लोग बात करते हैं रिटन लॉज की, रूल्स प्रोसीजर की, ऑफिशियल पोजीशन की, ना कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इमेमोरियल ट्रेडिशंस की, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, now question number 18, a young man wins a difficult physical contest in his tribe and is then allowed to choose his life partner. This is an example of what? एक यंग मैन है जो कि एक फिजिकल कॉन्टेस्ट को जीतता है एक ट्राइब में, और फिर वो अपना जो लाइफ पार्टनर है उसको चूज कर सकता है। ये कौन से मैरिज में आएगा? मैरिज बाय परचेज, मैरिज बाय ट्रायल, मैरिज बाय कैप्चर या फिर अरेंज्ड मैरिज? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड, इट इज़ मैरिज बाय ट्रायल, जहाँ पर फिजिकल हेल्थ को एक प्रूफ माना जाता है, ठीक है, कि जो मैन है वो फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेगा, राइट, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, रेफरेंस ग्रुप्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन शेपिंग व्हाट? जो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं वो क्या शेप करने में हमारी हेल्प करते हैं? बायोलॉजिकल ट्रेट्स, पर्सनल आइडेंटिटी एंड एस्पिरेशंस, जेनेटिक इनहेरिटेंस या फिर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, पर्सनल आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस को शेप करते हैं। अच्छा, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है क्या नहीं, ये ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ गाइस, तो मैं इसी वीडियो में वो छोटा सा जो वीडियो है वो टैग कर दूंगी, या फिर मैं आज टेलीग्राम पे भी कुछ वीडियोस शेयर कर दूंगी जो आपको देखने चाहिए फॉर एग्जाम्स। ओके, तो इसको ज़रूर से देखना ना। क्वेश्चन नंबर 20, 2 स्टेटमेंट दिए हैं अगेन एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 है कि ट्रायंगुलेशन कैन बी यूज्ड इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। स्टेटमेंट 2 है कि ट्रायंगुलेशन लिमिट्स द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्शन। ट्रायंगुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथड, रिसर्च की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा है, जो लोग बैच में हैं स्पेशली उनको तो ये पता ही होगा। बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर?
द करेक्ट आंसर इज सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखो, ट्रायंगुलेशन जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही रिसर्च में यूज़ हो सकता है, बट डेटा कलेक्शन के स्कोप को लिमिट नहीं करता है, उल्टा और ज़्यादा बढ़ाता है, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एक से ज़्यादा मेथड, एक से ज़्यादा सोर्स रेफ़र कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू के साथ हम लोग सर्वे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, और देखो ऊपर तो दिया ही है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा साथ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा कलेक्शन हमारा लिमिट नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, सो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए कि डेटा एक्सपैंड होता है, उसकी जो डेप्थ है, रिचनेस है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है, राइट? Question number 21. The main purpose of the Towards Equality report was to praise the government's policy, examine the real status of women in India, focus only on rural women, promote religious reform. What will be the correct answer? Towards Equality report जो है उसमें क्या मेन पर्पस था? उस रिपोर्ट का मेन पर्पस पूछा है आपसे। द करेक्ट आंसर इज बी। इजी क्वेश्चन, वुमेन रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, राइट? इसमें क्या था? इसमें एक्चुअल कंडीशन जो थी वुमेन की आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बात की गई थी। और कंडीशन क्या थी? डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो था, हेल्थ और न्यूट्रिशन बहुत ही पुअर था, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल लो था, और लीगल इनइक्वालिटीज़ भी थी, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जब मैं आपको फेमिनिज्म का टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22. नॉर्म्स दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड एंड हुज वायलेशन इज टेकन लाइटली आर कॉल्ड व्हाट? ऐसे नॉर्म्स जिनको हम लोग स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं करते हैं और अगर आप उनको वॉयलेट करते हो तो बहुत लाइटली लिया जाता है। लॉज, मोरेज, फोकवेज या फिर टैबू? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is C, that is folkways. Now you all know that folkways जो है वो हमारे everyday norms होते हैं, strictly enforce नहीं किया जाता है इसको, ठीक है? और अगर हम इन्हें ब्रेक भी करते हैं ना तो हमें कोई ऐसी सिवियर पनिशमेंट नहीं मिलती है, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ फोकवेज। इसके अलावा अगर लॉज की बात करें हम, तो लॉज फॉर्मली रिटन रूल्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किए जाते हैं, ठीक है? और अगर हम उनको वॉयलेट करते हैं, अगर आप कोई लॉ ब्रेक करोगे तो आपको एक सीवियर पनिशमेंट मिलेगी, राइट? मोरेज की अगर आप बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग मॉरल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है? ये स्पेशली हमारे यू कैन से मॉरलिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे चीटिंग है, स्टीलिंग है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी में सीरियसली डिसअप्रूव की जाती हैं, राइट? और टैबू की अगर हम बात करें तो वो तो एक्सट्रीम सोशल कंडेम्पशन होता है, जैसे कि इंसेस्ट, है ना? तो ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, कीवर्ड्स मैंने आपको बताए, और जो भी मैं बोलती हूँ गाइज उसको आप लोग नोट करते रहा करो, ठीक है? क्योंकि बार बार मैं हर चीज़ लिख नहीं सकती हूँ, बट मैं बोलती हूँ तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, assertion reason question. Conflict theorists and functionalists often use a macro sociological perspective because they study large scale patterns such as social class and group relations. What will be the correct answer? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट और फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो हैं दोनों ही मैक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं, क्योंकि वो लार्ज स्केल पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, सोशल क्लास और ग्रुप रिलेशंस को। द करेक्ट आंसर इज़ ए, बिल्कुल सही है। जो कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनल स्कूल है दोनों ही मैक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बिलोंग करते हैं और लार्ज स्केल पैटर्न्स को ये लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, इजी क्वेश्चन। Question number 24. According to Mead, the first stage in learning is to take the role of other. Imitation, team game, play, socialization. What will be the correct answer? GH मीड की थ्योरी है जिसमें हम लोग 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। सो उसकी फर्स्ट स्टेज पूछी है। चिल्ड्रन जो है फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं? द करेक्ट आंसर इज ए, वो लोग इमिटेट करते हैं यानी नकल करते हैं, राइट? और सेकंड स्टेज कौन सी होती है? सेकंड स्टेज होती है प्ले स्टेज, जहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो स्पेसिफिक अदर का रोल प्ले करते हैं, राइट? देन लास्ट होती है गेम स्टेज। सो यहाँ पे टीम गेम्स लिखा है, वो भी सही होगा, ओके? कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पे टीम गेम्स दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. Sociology as a scientific study of society emerged as an academic discipline in 16th century, 17th century, 19th century या फिर 20th century. What will be the correct answer? सोशोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन कौन से सेंचुरी में आया था? एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन पूछा है आपसे।
द करेक्ट आंसर इज़ 19th सेंचुरी। प्लीज़ रिमेंबर गाइज, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको कभी गलत नहीं करने हैं, और क्योंकि 19th सेंचुरी में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, राइट, लेट 18th यू कैन से। सो द करेक्ट आंसर विल बी 19th सेंचुरी। जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड। एकेडमिक डिसिप्लिन की बात की है, ओके। अच्छा, अब आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, ओके। और 6 PM ये क्लास डेली होगी, तो अब हम लोग कल मिलेंगे, बट मुझे प्लीज़ बताना कि 25 में से कितने मार्क्स आए हैं। एंड आई विल रियली सजेस्ट यू कि अगर कोई भी अपकमिंग एग्जाम है तो इस सीरीज़ में कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कुछ एग्जाम में तुम्हारे हेल्प होगी, ओके। दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर समझ में आ रहा है पढ़ाया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ओके। एंड ये वाला टेलीग्राम है जो ज़रूर से ज्वाइन करना है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, तुम लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बट प्लीज़ अननेसेसरी मैसेजेस मत करना। सोशोलॉजी रिलेटेड मैसेजेस, इन एग्ज़ाम्स रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज करना, अदरवाइज़ ऐसे वैसे मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, ओके। देयर इज़ अ ऐप ऑल्सो ऑन प्ले स्टोर, सो जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है गाइज, प्लीज़ डाउनलोड कर लो। बहुत जल्द मैं यहाँ पर कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह, फ्री टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और जो लोग सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, तुम लोग के लिए भी मैं कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो भी स्टार्ट होने वाला है, ओके। सो अभी इस मंथ, फेब के मंथ में और मार्च में। अच्छा, एक चीज़ और है, CUET PG वालों, तुम लोगों का एग्ज़ाम जो है लास्ट ईयर 29 मार्च को हुआ था, तो अभी जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, उसमें मैं 1 मार्च तक का शेड्यूल टेस्ट का तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये टेस्ट सीरीज़ 24 जैन को स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे, ओके। तो जो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे उसका एक अलग से ग्रुप बनेगा टेस्ट सीरीज़ वालों के लिए, ओके। और 1 मार्च तक का शेड्यूल मैं तुम लोगों को दूंगी, जिसमें हम लोग 10 टेस्ट कर लेंगे। बचे हुए 5 टेस्ट जो होंगे ना, वो हम लोग करेंगे तब जब तुम्हारे एग्ज़ाम की डेट आएगी, ठीक है। तो मार्च के मंथ में होपफुली हम लोग ये 5 टेस्ट करेंगे। अगर जल्दी हो गई एग्ज़ाम की डेट, लेट्स से 15 मार्च हो गई, ठीक है, जस्ट अज्यूम करो, तो हम लोग ये टेस्ट कम गैप में करेंगे, एक एक दिन के गैप में कर लेंगे। बट अगर मान लो फिर से वही होता है 29, 20, 25 मंथ के एंड में होगा एग्ज़ाम, तो फिर हम लोग अच्छे से गैप ले लेके टेस्ट को करेंगे। तो अभी 1 मार्च तक का जो शेड्यूल है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ टेलीग्राम पे, तो जिन लोगों को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तुम लोग कर लेना, सो दैट तुम लोगों को एक्सपीरियंस हो सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ मैं वैसे ही बनाती हूँ जैसे कि एग्ज़ाम आता है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग। कल मिलते हैं सेम टाइम 6 PM।